हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी क्लासेस। माई सेल्फ रंजीत कुमार और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए विषय विज्ञान का पाठ 1 लेके आया हूँ, जिनका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और ये मेरा पार्ट 1 का पहला वीडियो होगा। इसका मैं एक सेकेंड वीडियो भी लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे उन सभी प्रश्न उत्तर को जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके किस प्रकार से आपको जवाब लिखनी है। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो टॉपिक है, जितने हमारे एनसीईआरटी में पढ़ने दिए हैं, उन सभी टॉपिकों को समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 3 फेज में इसको बांट लिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो गया, मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन उसका जो गुणधर्म होता है बिल्कुल क्या होता है, मूल्य गुण से, मतलब जो मूल्य पदार्थ है उससे बिल्कुल भिन्न होता है। कहने का अर्थ है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये हाइड्रोजन है, ये एक ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। और ऑक्सीजन की बात करें, ये जलने में मदद करती है, और ये जल की बात करें, ये बुझाने में मदद करती है। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, इट मीन्स पानी बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना कि हम क्या बोले थे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे या तो एक से अधिक का करेंगे। तो यहाँ पे एक पदार्थ का निर्माण करें। और दूसरी बात हम बोले थे, उनका जो गुणधर्म होगा वो नए होंगे, मतलब कि मूल्य गुण से बिल्कुल अलग होंगे। क्योंकि ये देखिए ज्वलनशील है, जलने में मदद करती है, लेकिन ये बुझाने में मदद करी है, अलग है ना। तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं, इस प्रकार के जब देखेंगे अभी इस तरह का जहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया की एक और खास बात है कि ये मतलब कि पुनः अगर कोई भी पदार्थ नया बन गया तो वो बहुत ही रेयर कंडीशन में वो वापस पुनः वही चीज बन सकती है, अदरवाइज नहीं बनेगी, मतलब उत्कर्णीय। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट बर्फ से पानी बनना, ठीक है, और पानी को अगर जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो ये एक पॉसिबल है, लेकिन ज्यादातर जो होता है ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए दूध में आप दही मिला दीजिए, ये क्या बन गया, दूध मेरा क्या बन गया, दही। अब दही से दूध बनना पॉसिबल है नहीं, तो ये जो होगा ना, उल्टी अभिक्रिया नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न आपके माइंड में आता होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके परीक्षण के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले चीज आपको देखने को मिलेगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था क्या होती है, अवस्था की बात करें, जैसे कि हमारा ठोस, फिर हो गया हमारा गैस, फिर हमारा हो गया द्रव। अगर जब हमारा अभिक्रिया के पहले कोई भी वस्तु अगर ठोस में है, अभिक्रिया होने के बाद वो हो सकता है गैस में बदल जाए, हो सकता है वो द्रव में बदल जाए, या तो कोई भी वस्तु गैस में है और अभिक्रिया होगी तो हो सकता है कि वो द्रव में बदल जाए, हो सकता है वो ठोस में बदल जाए। तो इनको कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। तो आप समझ जाइएगा, जब अवस्था में परिवर्तन होगा तो समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरी बात, आपको रंग में परिवर्तन दिखेगा। हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई भी अभिक्रिया के पहले जो हमारा घोल है, जो पदार्थ है, हो सकता है कि वो लाल रंग का है, हो सकता है कि ये अभिक्रिया के बाद काला हो जाए। तो वो क्या होगा कि रंग में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। साथ में तीसरा नंबर, गैस का निकास या उत्सर्जन, गैस का भी निकास देखने को मिलेगा। और चौथा, तापमान में भी परिवर्तन। इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको एक घरेलू हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप चूना, जो कि घर की सफेदी के लिए आप लोग प्रयोग करते हैं, चूनों को जब भी आप घोलेंगे, किसमें घोलते हैं, जल में। तो आप क्या देखते हैं, जब चूना को जल में घोलते हैं तो वो खोलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, साथ में जिस पात्र में वो रखते हैं उस पात्र को छुइएगा, मतलब जिस बर्तन में उसको घोलते हैं उस बर्तन को अगर छुइएगा तो वो बर्तन भी क्या होता है, गर्म हो जाती है। और साथ में आप देखिएगा कि अगर वायु में आप देखिएगा इस तरह करके आपको मतलब कि महसूस होगा कि कुछ गैस वहां से निकल रही है, तो गैस का भी इसमें निष्कासन देखिएगा। दूसरा बात, तापमान में भी परिवर्तन। जब ये सब चीज हो रहा है तो समझ जाइए कि उसमें क्या हो रहा है,
रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट हमारा है क्या, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया जो होती है कहाँ पे होती है दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले देखिए, जो भोजन का पाचन होना, पचना, ये भी एक हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो शरीर के अंदर जाते हैं और वहां पे अभिक्रिया होती है, उसके बाद हमारा भोजन क्या आता है, पचता है। दूसरा है हमारा श्वसन जो हम लोग करते हैं वो भी एक तरह का बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, लोहा में देखते हैं जंग लग जाता है, वो भी एक तरह का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगला हमारा रासायनिक अभिक्रिया के जो भाग है उनको समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का दो भाग आपको देखने मिलेगा, पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद। इन दोनों को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर हम लोग अभिक्रिया कराई जाएगी तो एक हमारा कोई नया पदार्थ बनेगा, जैसे यहाँ पे बन रहा जल। क्लियर। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों भाग ले रहा है, उसके बाद ना जल मिल रहा है दोनों मिलके, तो जो भाग ले रहा है अभिक्रिया में उसको बोलेंगे अभिकारक, और भाग लेने के बाद जो एक पदार्थ का निर्माण बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। इसको लिखिएगा कैसे, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। हिस्सा या आप इसको बोल सकते हैं भाग लेते हैं तो उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। दूसरा उत्पाद की अगर बात करें, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। इट मीन्स जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई उसके बाद उसका जो निर्माण होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ये दो चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उनकी भौतिक अवस्था के साथ उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पे जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उसको क्या करना है, संकेतों में लिखना है या तो सूत्रों में लिखना है। संकेतों में कैसे, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे हमारा दिया हुआ, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम का अगर हमारा सूत्र लिखा जाए या तो बोल सकते इसका संकेत लिखा जाए तो हमारा क्या होता है, Mg प्लस। दूसरी बात हमारा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन का अगर हम लोग संकेत लिखें तो ये क्या होता है O2, और ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाता है, MgO। ये तो हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार जब लिखते हैं इसको बोलते हैं संकेत। साथ ही भौतिक अवस्था भी इसको लिखना है। भौतिक अवस्था क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ अगर ठोस में है तो उसके लिए हम लोग S लिखते हैं भौतिक अवस्था, अगर द्रव में है तो उसको L लिखते हैं, अगर गैस में है तो उसको हम लोग G लिखते हैं, और अगर जलीय विलयन में है तो उसको AQ लिखते हैं, क्योंकि ये एक एक्वस होता है। इसका इस सबका फर्स्ट लेटर उठाया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारा सॉलिड है इसलिए इसको ब्रैकेट में S लिखेंगे। ऑक्सीजन की बात करेंगे हमारा एक गैस इसलिए ब्रैकेट में G लिखेंगे, और MgO जो बनता है ये हमारा क्या बनता है, सॉलिड बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो हम लोग अभी इस तरह का जो हम लोग लिखते हैं इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उनकी जो उन पदार्थों का क्या करना है, संकेत लिखना है, और अवस्था के साथ उनके संकेत लिखना है, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए, रासायनिक समीकरण में आपको दो भाग मिलेगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण मिलेगा, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण मिलेगा। अब इन दोनों शब्दों को समझते हैं, बहुत ही थोड़ी सी अंतर है। संतुलित की बात करें, संतुलित मतलब होता है बराबर। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक डंडी है, मतलब कि जितना इधर कोई भी वस्तु है उतना इधर ही होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, मेरा बराबर। और असंतुलित मतलब बराबर नहीं होना। मान लीजिए कि यहाँ इधर आप रख दें 1 kg का कोई वस्तु और इधर रख दें 1.5 kg का कोई वस्तु, तो क्या दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे असंतुलित। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, पश्चात मतलब बाद, पहले रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब होगा ये, पहले मतलब हो गया आपका अभिकारक, और पश्चात मतलब हो गया उत्पाद। क्लियर।
कि प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व जितना भी तत्व है उनके परमाणु की संख्या अगर समान रहती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये जिंक है, एक जिंक हमारा एक परमाणु है, तो यहाँ पे इस अभिकारक की और परमाणु की संख्या अगर जिंक की देखें तो कितना, एक है, और अगर इधर देखें इसकी कितना है, एक है। दूसरी बात, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और इस साइड अगर देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर भी क्या है, 2 है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सल्फर की बात करें, सल्फर यहाँ पे कितना, 1 है, और इधर सल्फर की बात करें यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें 4 है, और एक ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे 4 है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ हर एक जो तत्व है या परमाणु उनकी संख्या क्या है, समान है। तो अगर दोनों तरफ अगर आपस में समान होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर। बस इसकी असंतुलित रासायनिक समीकरण इसका उल्टा है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या असमान रहती है। इट मीन्स वो समान नहीं रहती है, तो उसको हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए आयरन Fe है, तो आयरन की अगर देखा जाए यहाँ पे एक ही आयरन है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे 1 है। यहाँ पे आयरन 2 है और यहाँ पे आयरन हमारा कितना है, 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो सिर्फ हाइड्रोजन इक्वल हो रहा है, लेकिन ये सब कहाँ गया, ऑक्सीजन और आयरन तो इक्वल नहीं है। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो वो हमारा क्या कहेगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट्स पे। अगला हमारा यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब हम लोग अगर वो असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास आयरन है, तो यहाँ पे इस साइड इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक, और इधर वाले को कहते हैं उत्पाद। अगर हम लोग अभिकारक की बात करें तो आयरन की संख्या कितना है, अभिकारक का 1, तो यहाँ पे अभिकारक की जगह 1 लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, तो हाइड्रोजन की जगह 2 लिख देंगे, और ऑक्सीजन की संख्या देखा जाए तो कितना, 1। अब उत्पाद की ओर आ जाए, उत्पाद में आयरन की संख्या कितना, 3, यहाँ पे देखिए जो नीचे लिखा नहीं ये 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3। और ऑक्सीजन की अगर देखा जाए यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन की 4 है, और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे कितना, 2। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि आपको दो एक ही चीज इक्वल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, बराबर है, लेकिन औरों की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। तो कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे कि ये हमारा आयरन है प्लस H2 है, आयरन Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले अगर आप इनको आयरन को इक्वल करना चाहिए, यहाँ पे 3 है, इसको 3 करना चाहते हैं तो इसको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, इसको 4 करने के लिए इसको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आयरन को, यहाँ पे आयरन यहाँ पे है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए। फिर हम लोग ऑक्सीजन अभिकारक में ना यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन में कुछ नहीं करना, उत्पाद में तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या समान है, जब यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन मेरा 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, आयरन 3 है, आयरन 3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 दूना 8, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 4 दूना कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे हमारा अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन मेरा इधर कितना है, 2 ही है। इसको 4 करने के लिए यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइड्रोजन भी मेरा 4 हो गया, आयरन 3 है, आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, तो ये देखिए इसको 4 हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको संतुलित कर सकते हैं। अब हम इसको एक शॉर्ट विधि, ये तो हमारा बुक का विधि था, हम इसको शॉर्ट विधि से कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा Mg है प्लस O2 है, आयरन MgO। इस इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। चलिए, और इधर वाले पार्ट्स को कहते हैं हम लोग उत्पाद।
सिंपल सा क्या करना होगा, जो हमारे इधर अभिकारक में सबसे बड़े अणु या परमाणु है उसको देखना है। सबसे बड़े का मतलब कि जिस अधिक अधिक संख्या जिनकी है। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम का देखें 1 है, ऑक्सीजन की देखें यहाँ पे 2 है, इट मीन्स ये बड़ी है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको घेर लीजिए। और उत्पाद की ओर देखें तो बड़ा कौन है, यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 इसको घेर लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब जो इसमें से ये जो बॉक्स के अंदर जो रखे हैं उसमें से सबसे बड़े हैं, मतलब सबसे ज्यादा संख्या में उसको बराबर करना है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, इसको 2 करने के लिए इसको 2 से गुना कर दिए, बाहर 2 से गुना कीजिएगा तो ऑक्सीजन भी 2 से गुना हो गया और मैग्नीशियम भी 2 से गुना हो गया। तो ऑक्सीजन तो बराबर होगी लेकिन मैग्नीशियम मेरा क्या 2 हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम कितना 1 है, तो इसको क्या करना होगा 2 से, तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। और अगर संतुलित के बारे में और आपको जानना है तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संतुलित का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उनको आप देख सकते हैं। अब आते हैं हमारा यहाँ पे अगला टॉपिक, रासायनिक जो समीकरण को हम संतुलित क्यों करना आवश्यक है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि क्लास 9 में आप पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ना तो आप द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक सॉल्व किए थे Mg+O2, तो यहाँ पे क्या बन गया था MgO। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है और मैग्नीशियम की संख्या 1 है, और यहाँ पे दोनों 1 हो रहा है, घट कैसे गया, विनाश कैसे हुआ, मतलब घटना नहीं चाहिए, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा कौन कहता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो इसलिए हम लोग को इसको क्या करना चाहिए, इक्वल करते हैं। तो रासायनिक इसका निष्कर्ष निकालता है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक है और उसके पश्चात जो उत्पाद बनाता है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण हम कहते हैं कि ना तो द्रव्यमान का हम लोग निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, बदलते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट्स। यहाँ पे बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होता है। तो सबसे पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं, जैसे कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे संयोजन। संयोजन से समझ जाइए कि जोड़ना है, मतलब कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होके जुड़ के एकल उत्पाद या एक से अधिक भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A और B, इन दोनों को जोड़ दें तो C बन गया। जैसे कि हम आपको बताए थे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन को जोड़ दिए थे तो क्या बनाया गया था, H2O बन गया था, बना था ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 यहाँ पे अभिकारक है, इन दोनों मिलके एकल उत्पाद बना दिया। हो सकता है 2 भी बन सकता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए कोयले का दहन, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2 अभिकारक है, यहाँ पे बन रहा है एकल। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, वाटर। यहाँ पे देख सकते हैं 2 है तो 1 बन रहा है, ये और ये क्या बना रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। क्लियर। दूसरा आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या कहता है, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन से ही देख रहे हैं ना, इसका ही मतलब होता है टूटना। मान लीजिए एक बड़ा सा कोई पत्थर है, इसको तोड़ दिए, या तो ये 2 भाग में बटेगा या 2 से अधिक भाग में बट जाएगा। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ए को अगर हम लोग इसको हीट किए तो ये क्या B बन गया और C बन गया। देख सकते हैं 2 पार्ट्स में विभक्त हो गया, तो इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एकल अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार है, एक हो गया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा के थ्रू से, दूसरा विद्युतीय वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। इन तीनों को सेपरेट से समझते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। मतलब कि कोई भी अभिकारक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है,
इसको अगर हम लोग को तोड़ना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, हीट देंगे, उष्मा देंगे, तब ये क्या टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देख सकते हैं एकल उत्पाद है, दो भागों में विभक्त हो गया। किसके थ्रू से हो गया, उष्मा के तरह से, इसलिए हमारा उष्मीय वियोजन हो गया। दूसरा वैद्युत वियोजन क्या होगा, विद्युत धारा के प्रभाव होने के कारण वो वियोजन हो जाता है। जैसे कि हमारा H2O मतलब वाटर है, अगर हम लोग जल में अगर विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो वो क्या करेंगे, H2 मतलब कि हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। तो देख सकते हैं ना, ये हाइड्रोजन मेरा एकल उत्पाद है और विद्युत धारा प्रभावित करने के बाद ये दो भागों में बढ़ गया। ये विद्युत धारा के कारण ये दो भागों में बढ़ गया और इसका बोल सकते हैं वियोजन हुआ, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे वैद्युत वियोजन। तीसरा हो गया हमारा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे कि हमारा यहाँ पे AgC है, अगर इसको हम लोग सूर्य की प्रकाश में रख दें तो ये क्या होगा, दो भागों में विभक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्रकाश की वजह से मतलब सूर्य की प्रकाश की वजह से क्या होगा, ये वियोजित हो रहे हैं मतलब टूट रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के थ्रू से। और हमेशा याद रखिएगा ये जो AgCl ये अभिक्रिया जो होता है श्याम पट्ट की फोटोग्राफी के लिए प्रयोग में होता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अगला हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन मतलब समझ जा सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना, या तो एक जगह से दूसरी जगह से हटा देना। क्लियर। इसमें कहता है इन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रिया तत्व कम अभिक्रिया तत्व को क्या करते हैं, उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। सिंपल सा देखें, जैसे कि आप एक स्कूल में जाते हैं तो आपसे जो सीनियर होते हैं या तो आपसे थोड़ा दबंगी स्टूडेंट होते हैं, अगर आप आगे बेंच में बैठे हैं तो वो आएंगे तो आपको क्या करेंगे, उठा के बैठ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट एक हमारा यौगिक है, यहाँ पे एक तत्व है हमारा कॉपर और यहाँ पे हमारा आयरन है। तो कॉपर जो है ना कम और ये अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम है, सपोज मान लें। तो जैसे इन दोनों को अगर मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट में अगर कॉपर आयरन को मिलाएंगे तो ये कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, क्योंकि इससे ज्यादा ताकतवर है आयरन, और ये बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर को देगा विस्थापित करके। तो इसको हम लोग इसलिए इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एक किसी यौगिक से इसको क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। क्लियर। दूसरा आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब दो यौगिक अपने आयन का विनिमय या आदान प्रदान, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करके दो यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने आप में अदला बदली कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और यहाँ बेरियम सल्फेट है, इसका इधर वाला हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट वाला प्लस होता है, राइट वाला क्या होता है, माइनस होता है। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे कि हमारा सोडियम और ये क्लोरीन, इन दोनों का आयन को एक्सचेंज करके हमारा बना है सोडियम क्लोराइड। फिर यहाँ पे SO2 और यहाँ पे Ba, इन दोनों कनेक्ट होके क्या बना है, बेरियम सल्फेट। तो ये दोनों क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे का आयन चेंज कर रहे हैं, मतलब कि सल्फेट को ये ले लिए और क्लोरीन को ये ले लिए, आपस में अदला बदली करके एक नया यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक नए यौगिक बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया होते हैं उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर यहाँ पे बेरियम सल्फेट की बात करें, ये एक अविलेय अवक्षेप का निर्माण करता है। बेरियम जो सल्फेट है ये अविलेय मतलब एक तरह का ठोस पदार्थ है, ये किसी भी चीज में मिलेगा नहीं, मतलब ये एक अवक्षेप का निर्माण करता है। अवक्षेप क्या होता है, जो किसी चीज में मिलता नहीं है। इसलिए आप ये जो हमारा अभिक्रिया दिखाए इसको आप अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगला हमारा अभिक्रिया है उपचयन और अपचयन। बहुत अच्छी से इसको समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होना, उपचयित होना मतलब ऑक्सीजन क्या होगी, वृद्धि होगी, तथा हाइड्रोजन की कमी, इट मीन्स हाइड्रोजन क्या होगा, कम हो गए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों संयोग करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। देख सकते हैं कार्बन में क्या किया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं HCl प्लस MnO2,
तो यहाँ पे दे सकते हैं MnCl2, यहाँ पे दे सकते हैं MnCl2, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए हाइड्रोजन की कमी, यहाँ पे HCl से हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उपचयन अभिक्रिया। दूसरा है अपचयन। अपचयन जस्ट इसका उल्टा होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2 + O2, तो यहाँ पे दे सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हो रहा है 1, H2 बना रहा है, 1 हो रहा है, तो ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी हो गई, तो इसको हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे जैसे कॉपर ऑक्साइड और H2 है, तो यहाँ पे कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया और जल में इसमें मिल गया, तो यहाँ पे कॉपर से हट गया ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गई, इसमें कॉपर में कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अगर ये दोनों को एक साथ कराया जाए, ये दोनों अभिक्रिया अगर आपको एक साथ कहीं दिख रहा है, तो हम उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ दिख रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको लिखेंगे, किसी अभिक्रिया में अभिकारक उपचयित हो रहा है, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इसको इन दोनों इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं, या तो सीधा इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या आ रहा है, हट रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें H2O हाइड्रोजन में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक बढ़ गया, ऑक्सीजन था नहीं है, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन की हो गया वृद्धि, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो अब ये देखिए एक ही समीकरण में दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट है हमारा, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव होता है। जो हमारा दैनिक जीवन जो हम लोग जीते हैं उसमें क्या है, तो पहला होता है संचारण। अगर हमारा उपचयन अभिक्रिया होती है तो जब कोई धातु आर्द्र मतलब नमी टाइप का होगा या अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तब ये धातु संचारित हो जाता है। मान लीजिए कोई धातु को आप नमी मतलब हो गया पानी की जो सेम होगा उसमें अगर रखेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो वस्तु क्या होगा, वो धातु संचारित होने लगेंगे। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी का जो सिल्वर है उस पर काली परत पड़ना, तांबे पर हरी परत पड़ना, ये सारा क्या होगा, संचारण का एक बोल सकते हैं उदाहरण है। अब देखिए संचारित हो रही है, कोई भी धातु अगर संचारित हो रही है तो उसको हम लोग कैसे रोकेंगे, रोकने का क्या उपाय है, तो उस वस्तु में क्या करना, जो वस्तु संचारित होती है उसमें यष्टि लेपन कर दें, विद्युत लेपन कर दें, या तो उसमें पेंट कर दें। उससे क्या होगा, उस धातु पे क्या होगा, संचारित नहीं होगा, मतलब वो बोल सकते हैं उसके ऊपर जो एक परत है वो नहीं जमेगा। संचारित होने का मतलब है कि किसी भी धातु के ऊपर एक परत चढ़ जाना और वो अंदर से उसको खोखला बनाना है, तो उसको कहते हैं संचारित। यष्टि लेपन मतलब क्या, उस धातु पे कोई एक परत चढ़ा देना, जैसे कि जो कि संचारित नहीं होता, जो अधिक जो कि बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं उसकी परत चढ़ा देते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जैसे कि लोहा, ठीक है, और उससे कम अभिक्रियाशील धातु जैसे हो गया चांदी, ये सब जो होता है इसकी परत चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है वो जल्दी से वो संचारित नहीं होते। अगला पॉइंट आता है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ। वसायुक्त जो मतलब कि तेलीय खाद्य पदार्थ बोल सकते हैं, जैसे कि आप चिप्स वगैरह, या तो बोल सकते हैं खाना जो भोजन है, ठीक है, वो वायु के संपर्क में जब आते हैं तो वो उपचयित हो जाते हैं। उपचयित होने का मतलब है ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाते हैं तो उसका स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह का जो होता है इसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे कि अगर आप भोजन को बहुत समय तक रखेंगे तो भोजन क्या होगा, आपका खराब हो जाएगा। एक्चुअल में खराब नहीं होती है, वो क्या हो रहे हैं, उपचयित हो रहे हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जा रही है। क्लियर। लेकिन आप कैसे रोकेंगे इसको, विकृत गंधिता को रोकने के लिए उपाय क्या है, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। जैसे कि मान लीजिए आप चिप्स वगैरह जो खाते हैं वो एक तरह का खाद्य पदार्थ है, वो भी संचारित होते हैं, मतलब वो भी विकृत गंधित होते हैं, वो भी खराब होते हैं। लेकिन वो खराब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो थैली में रखा जा रहा है उस चिप्स को, उस चिप्स से क्या होगा, ऑक्सीजन हटा दिया रहा है और उसमें प्रतिऑक्सीकारक वस्तु डाल रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन,
जो कि वो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ से जल्दी से वो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, वो खराब होने से बचाते हैं। या तो फिर बोल सकते हैं वायु रोधित बर्तन में रखकर उसको कर सकते हैं वायु रोधी, जहाँ पे वायु नहीं पहुंचे वहां पे आप रख सकते हैं। वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस के द्वारा और शीतलन द्वारा, मतलब उसको अगर ठंडा कर दें तो उससे भी वो क्या होता है, वस्तु खराब नहीं होती है। तो ये था हमारा यहाँ तक का टॉपिक। और यहाँ पे एक टॉपिक और छूट गया है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं वो तापमान के आधार पर अगर देखा जाए दो है। एक है ऊष्माक्षेपी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऊष्माक्षेपी की बात करें, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, यहाँ पे क्या होगा, के साथ उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम आपको एक बताए थे चूने वाला उदाहरण, चूना को अगर पानी में घोलिएगा तो वो क्या करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, देखिएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो एक उदाहरण हो सकता है प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर हमारा ऊर्जा मिलेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आती दूसरी ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी की बात करें, इसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, तो इस ऊष्मा चाहिए, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आपको पता है ये सारा चीज जो हम बताए थे, ऊष्मा वगैरह चाहिए, इसको हम लोग वियोजन में बताए थे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को, जिसमें कि आप बोले थे हम लोग गैस वगैरह का निष्कासन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ पॉइंट्स। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया तो प्लीज जरूर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगला पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें हम वो सारे क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पूरा समझ में आया। अगर आपको पूरा समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक भी शेयर करें, और अगर इस चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।